चलिए तो सबसे पहले नेताओं के विवादित बोल के चंद दिनों में हमारे नेताओं की ओर से जिस तरह के विवादित बयान दिए जा रहे हैं उससे लगने लगा है कि सियासत में विवादित होना अब फायदेमंद और फैशनेबल हो गया, क्योंकि इस परिपाटी में कोई भी पार्टी अलग नजर नहीं आती है। साध्वी निरंजन ज्योति के मामले में बीजेपी अपने हाथ जला चुकी है, तो अब टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को निशाने पर ले रही है। बीजेपी ने कल्याण बनर्जी पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया है। कलकत्ता में ये बात कही, वो सदन से और सदन के माध्यम से देश से माफी मांगे, अन्यथा उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव इस सदन में लाने की जरूरत है। एसएस अहलुवालिया संसद में बैठे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर वार कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। टीएमसी सांसद पर पीएम नरेंद्र मोदी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पूरे मुद्दे पर बीजेपी को लेफ्ट पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। पहले तो लोग किसी के नाम पर गाली देते थे, फिर बाप के नाम में गाली देना शुरू किए, फिर नाना दादी के नाम पर गाली देना शुरू कर दिए। तो आखिर हमारा मर्यादा, पूरे सदन का मर्यादा इससे भूमिल होता है। बीजेपी सांसदों के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भी मामले में बयान दिया। उन्होंने कल्याण बनर्जी को सख्त नसीहत दी। अपना जो हुआ उसको स्वीकार करके पश्चाताप व्यक्त करे तो अच्छा होगा, और देशवासी भी खुश हो जाएंगे और बंगाल भी वाले भी खुश हो जाएंगे। बंगाल का एक परंपरा है, दे ऑलवेज यूज्ड टू रेस्पेक्ट ऑल द पीपल। मंत्री निरंजन ज्योति की आपत्तिजनक टिप्पणी पर संसद में काफी बवाल मच चुका है। एक और जनप्रतिनिधि अपने बयान को लेकर विवाद में है। सदन लगातार जनप्रतिनिधियों से मर्यादित व्यवहार की अपील कर रहा है, लेकिन लगता नहीं कि इसका कुछ असर हो रहा है। टीएमसी और बीजेपी का झगड़ा फिलहाल थमेगा भी नहीं, क्योंकि केंद्र में सत्ता में आने के बाद बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल की सियासी जमीन पर है, और अपनी सियासी जमीन पर भगवा ब्रिगेड की नजर टीएमसी को रास नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, पार्टी और नेताओं के नाम बदल जाते हैं लेकिन नेता मानते नहीं। बीजेपी और सरकार केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के मामले में शर्मिंदगी का सामना कर चुकी है, इसलिए शायद तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी को घेरने के लिए जोर शोर से तेवर दिखा रही है। सरकार कह रही है कि वो इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए माफी मांगे, लेकिन कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो कोई गलत बयान दिया ही नहीं और निंदा प्रस्ताव तो सरकार ला ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मंत्री है ही नहीं। I will see to this, because any speech outside of the house, being a member, even there, one is not delivering a speech as a member of parliament, as a member of a political party. Any speech outside the house, being a member, doesn't attract any censor motion. It is only restricted to the Council of Ministers. चलिए, पहले तो बयान पर बवाल और उसके बाद सफाई भी अजीबोगरीब। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं ताजनगरी आगरा की, जहां इन दिनों विवाद जो है कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। कभी ताज को लेकर तो अब एक नया मामला तूल पकड़ता दिख रहा है 60 परिवारों के धर्म परिवर्तन की खबर से। दरअसल पूरे जिले में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। आरोप ये लग रहे हैं कि एक स्थानीय संगठन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में धर्म परिवर्तन कराया गया। जांच अभी जारी है। मंत्रोच्चार और हवन की ये तस्वीरें आगरा की है। कहा जा रहा है कि 60 परिवारों के करीब 250 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। आप लोग सेल्फ आए हैं, आपको किसी ने मोटिवेट किया है या आपको इसमें आने के लिए आपको प्रेरित किया है? नहीं, कोई प्रेशर दिया नहीं, हमारा अपना मर्जी से हम कर रहे हैं। खबर ये भी है कि बजरंग दल और संघ से जुड़े लोगों की मौजूदगी में हुए एक समारोह में ये धर्म परिवर्तन हुआ। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का तर्क ये है कि जिन लोगों ने सदियों पहले अपना धर्म छोड़ दिया था वो अब घर वापस लौट रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आस्था थी और इन लोगों को सभी को पता था कि हमारे बुजुर्ग कौन थे, हमारे पुरखे कौन थे, हम किस जाति से संबंध रखते थे। लेकिन जब ये लोग बजरंग दल के लोगों के संपर्क में आए तो इन लोगों ने सभी ने हिंदू धर्म में आस्था जताई अपनी। धर्म परिवर्तन करने वाले ज्यादातर लोग बिहार और पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं, लेकिन ये धर्म परिवर्तन आगरा में क्यों कराया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, आगरा। तो आगरा में धर्म परिवर्तन के मामले ने तूल पकड़ा। 250 लोगों के धर्म परिवर्तन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई, जबकि पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है।
आगरा में धर्म परिवर्तन की खबर आते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना कोई देर किए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जानकारी इसमें करेंगे और इस पर जो भी कानूनी उस दायरे में आएंगे उसके खिलाफ। हाँ, तो उस पर वो जानकारी करके उस पर कार्रवाई होगी। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसे सूबे का माहौल बिगाड़ने की साजिश बताते हुए मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी अन्य राज्य में हो, तो इसमें हमें ज्यादातर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं तो उनका हाथ नजर आता है और ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इस किस्म के कदम से हमारी पार्टी बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने इसे वोट बैंक की सियासत से जोड़ा, तो वहीं एनसीपी ने दबाव में धर्म परिवर्तन की कोशिशों को बड़ा जुर्म बताया। कोई साध्वी बयान दे रहा, कहीं कोई चिन्मयानंद बयान दे रहा, कहीं कोई वाजपेयी जी करेंगे ताजमहल ही है, कहीं जो है रिकन्वर्जन का चल रहा। ये सब चीजें जो है यूपी में एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही और ये आगे 2017 के चुनाव को ध्यान में रखते इस तरह की चीजें की जा रही। धर्म परिवर्तन किसी को दबाव के तहत या जबरन नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो संविधान और कानून उसकी इजाजत देता है, मगर जबरदस्ती डरा कर या फुसलाकर या बहलाकर किसी को ये कर देना धर्म बताइए, मेरे ख्याल से कानूनी तौर पर एक जुर्म है, गुनाह है। सियासी दलों के कड़े तेवर से साफ है कि अपने नेताओं के बड़बोले बयानों से घिरी मोदी सरकार संसद में एक और मुद्दे पर विरोध झेल सकती है। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। और नेशन व्यू में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कैब ड्राइवर द्वारा रेप की खबर पर पूरा मचा हुआ है कोहराम, क्या कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन उससे पहले एक और शर्मसार कर देने वाली खबर आ रही है। दिल्ली में छेड़खानी का एक और मामला सामने आया है। चलती बस में छेड़खानी की खबर है। कश्मीरी के इलाके में हरियाणा रोडवेज की बस में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। पुलिस ने इस संदर्भ में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो यानी कि यहाँ पर हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। महिलाओं के प्रति जो सोच है समाज की वो बदलने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा की रोडवेज की बस में 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलती बस में आप सोच के देखिए, बस में पूरी बस होती है, उसमें कंडक्टर है, ड्राइवर है, उसके बावजूद भी कोई लड़कियों के साथ बदसलूकी करने से गुरेज नहीं करता है। तो उनके हौसले किस कदर बुलंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको अपडेट देते हैं कि उबर कैब के खिलाफ फिलहाल सख्त कार्रवाई की मांग जो है सरकार कर रही है। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो कह रहे हैं कि भाई बैन लगाना जो है वो सही नहीं है, उस पर ऐतराज जता रहे हैं। कुछ और सांसद भी परिवहन मंत्री की राय से इत्तेफाक रखते हैं। कल अगर रेलवे में एक्सीडेंट हो गया तो रेलवे बंद कर दो, टैक्सी में हुआ तो टैक्सी बंद कर दो, बस में हुआ तो बस बंद कर दो, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी। दिल्ली में केंद्र का शासन है और केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नितिन गडकरी कैब कंपनियों पर लगे बैन को सही नहीं मानते। उनकी दलील है कि बैन का फैसला मामले का समाधान नहीं है। परिवहन मंत्री का सवाल है कि अगर रेल में रेप होगा तो क्या रेल पर भी बैन लगा दिया जाएगा। गडकरी ने सवाल उठाए हैं और इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। मंत्री ने कहा है, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, वो उचित है, क्योंकि अगर उसका उपाय निकालना है तो एक सिर्फ सारी टैक्सियां बंद कर दोगे तो उससे असुविधा हो जाएगी लोगों को, तो ये उससे हल नहीं होता मामला। रेप एक गाड़ी में हुआ है, 1000 गाड़ियां चलती हैं, तो उसका मतलब 999 गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हम, मगर इतना जरूर है कि चौकन्ना रहने की जरूरत है। उसकी डिटेल में जाना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि अगर उनकी बात क्या है, अगर उनकी गलती है तो जरूर करना चाहिए और अगर ये सुधारा जा सकता है तो सुधारना चाहिए। इस सनसनीखेज कांड में सख्त कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने सबसे पहले उबर टैक्सी सर्विस पर रोक लगाई। इसके साथ ही मोबाइल ऐप पर आधारित सभी कैब सर्विस प्रोवाइडर को बैन कर दिया गया। नए नोटिफिकेशन के तहत राजधानी में सिर्फ 6 कैब सर्विस को रेडियो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई। इन सख्त फैसलों पर केंद्रीय मंत्री को ऐतराज है, लेकिन महिलाओं को महफूज रखने के लिए उठाए गए कदम सिर्फ कागजी फाइलों तक सीमित क्यों है, इसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। न्यूज नेशन। चलिए इस बीच आपको बता दें कि पुलिस की कार्रवाई में
अब उबर कंपनी के अधिकारी जो है वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है और तमाम दस्तावेज जो है अधिकारियों से कंपनी से मांगे गए हैं। फिलहाल इस खबर के आने के बाद उबर टैक्सी सर्विस पर तो रोक लगा दी गई है, साथ ही साथ मोबाइल ऐप पर आधारित जो दूसरी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। लेकिन उबर कंपनी की सेवा शर्तों के मुताबिक ये कंपनी परिवहन सेवा मुहैया नहीं कराती है, वो केवल सेवा देने वाली थर्ड पार्टी के साथ आपकी यात्रा का समय नियत करती है। थर्ड पार्टी की सेवा के प्रति उबर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि कंपनी अपने हिसाब से देखा जाए तो खुद के ऊपर कोई जिम्मेदारी लेती ही नहीं है और इस बात का उसने साफ साफ जिक्र भी किया हुआ है। जिम्मेदारी ग्राहक की होगी और थर्ड पार्टी सेवा देने वाला उसकी जरूरतों और आकांक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सेवा में संभावित खतरा, आपत्तिजनक व्यवहार, नाबालिगों के लिए नुकसानदेह जैसी परिस्थितियों से आपका सामना हो। किसी भी स्थिति में थर्ड पार्टी और आपके बीच लेन देन या दोनों के बीच संबंध के प्रति उबर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर सवाल यही है कि अगर उबर कंपनी ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करती है तो फिर क्या वो चलते फिरते हादसे की तरह नहीं है, और अगर है तो उसे टैक्सी प्रोवाइड कराने की आखिर इजाजत दे ही क्यों दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जानकारों की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि उबर कैब दिल्ली में गैरकानूनी तरीके से अपनी सेवाएं दे रही थी। कंपनी के पास रेडियो टैक्सी का परमिट ही नहीं था और कंपनी ने कभी भी परमिट लेने के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। उबर टैक्सी में पुख्ता ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था, दिल्ली पुलिस का कहना है। भारत के अलावा अमेरिका में भी उबर पर मुकदमा होगा। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर सरकारी कंट्रोल क्यों नहीं है? रेडियो टैक्सी की तरह सख्त गाइडलाइंस क्यों नहीं ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस के लिए उठाई जाती? ये सवाल जाहिर सी बात है इस मामले ने खड़े कर दिए हैं। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस पर निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? या फिर बस एक ऐप बनाइए, एनरोल कीजिए और फिर सोशल नेटवर्किंग की साइट में उसको डाल दीजिए और धड़ल्ले से काम कीजिए और इस तरह के हादसों को। क्या पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि टैक्सी ड्राइवर के दस्तावेज जो हैं वो भी फौज हैं, टैक्सी ड्राइवरों के बैकग्राउंड की जांच के लिए पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं है? ये तमाम सवाल न्यूज नेशन उठा रहा है और सवाल एक ये भी है कि भाई जब हादसा हो जाता है तभी ये तमाम लूपहोल्स क्यों आपके जहन में आते हैं, क्यों रूटीन चेक आप नहीं करते हैं? दिल्ली में निर्भया के साथ हुए गैंगरेप के बाद अब देश का गुस्सा उबला तो आनंद फानंद में महिला सुरक्षा को पुख्ता बनाने की ढेर सारी तैयारियां कर दी गई। दिल्ली की मौजूदा सरकार ने मुख्यमंत्री कार्यालय में ही 24 घंटे के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर, महिलाओं के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 181 शुरू कर दिया। 2 साल बाद इस 181 की आखिर स्थिति क्या है, ये जानने के लिए, इसका रियलिटी चेक करने के लिए हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार पहुंचे और क्या कुछ पाया उन्होंने इस हेल्पलाइन सर्विस के बारे में आप खुद देखिए। हम इस वक्त उस कमरे में जहां से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 181 संचालित की जाती है। दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री के फ्लोर पर इस कमरे को दिया गया था इन तमाम कॉल सेंटर्स को चलाने के लिए, दरअसल जहां पर महिलाओं की सीधी आवाज सुना जाए और महिलाएं जो डिस्ट्रेस में हो सीधे कॉल कर पाएं। और ये कॉल सेंटर करीब करीब निर्भया कांड के बाद स्टेब्लिश किया गया था, जो कि अभी भी चल रहा है। ये महसूस किया जा रहा है कि इस हेल्पलाइन को जितना स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है उस मुताबिक यहाँ पर सरकारी महकमा काम नहीं कर पाया है। जो संख्या है इन लोगों की, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ये वजह कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ महज अभी 3 लोग और इनके सुपरवाइजर को मिला के 4 लोग ही काम कर पा रहे हैं। लेकिन 24 घंटे चलने वाली इस हेल्पलाइन में शिफ्ट वाइज काम करने वाले लोगों की संख्या हम आपको बताएं तो बेहद कम है। इस संख्या को बढ़ाने की जरूरत है। सर, जीपीआर सिस्टम जो है हमारा वो एक अहम मुद्दा है। टीम कम है हम लोगों के पास और भी बहुत सारी चीजें, हम लोगों के पास अपना कोई कन्विंस नहीं है जो हम फौरन अपनी टीम, एक हमारे पास भी कोई टीम हो कि हम उन्हें फौरन भेज सकें। क्योंकि ज्यादातर महिलाएं यही कहती हैं कि आपकी टीम हो मैडम, आप लोग आइए मदद के लिए, जो पॉसिबल नहीं है हमारे पास इतनी छोटी टीम के साथ। कितने लोग शिफ्ट में आपके यहाँ काम करते हैं? हमारी शिफ्ट में एक शिफ्ट में 3 कॉलर होती हैं, एक सीनियर कॉलर और एक सुपरवाइजर। आप लोगों ने ये बात लंबे समय से रखी है सरकार के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जी सर, ये तो बात बहुत समय से पहले से हो रही है, टीम को बढ़ाने की बात। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति शासन के इस दौर में यह हेल्पलाइन, जिसको तब बनाया गया था जब यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली में सरकार नाम की चीज जो है वो नहीं बची। 49 दिनों की सरकार भले ही अरविंद केजरीवाल की रही, उस वक्त भी हेल्पलाइन चलती रही और आज भी चल रही है राष्ट्रपति शासन की इस दौर में। लेकिन किस हालत में यहाँ के लोग खुद बयां कर रहे हैं कि महिलाओं के कॉल तो यहाँ लगातार आते हैं, उन महिलाओं के जो कि परेशानी में है, जिनको मदद की जरूरत है, लेकिन मदद पहुंचाने में किस तरह से यह हेल्पलाइन हेल्पलेस हो रही है और अपने आप को यहाँ काम करने वाले लोग हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। इन्हीं की जुबानी वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो आपने खुद देखा कि 5 महिलाएं अगर एक स्टाफ में होंगी पूरी दिल्ली की महिलाओं की समस्या सुनने के लिए, तो नतीजा क्या होगा, कितनी बेबस है ये
हेल्पलाइन आपने खुद देखा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इन तमाम मुद्दों पर बात करने हम जनता के बीच पहुंचे। जनता की क्या राय है, जरा वो भी सुन लीजिए। जो जिनमें जीपीएस होता है जिन कैब्स में कंपेयर टू ऑटो, वो शायद ज़्यादा सेफ होती थी। पहले ऐसा लगता था, पर अब जानने के बाद कि ये सब हुआ है तो लगता है कि शायद दोनों ही सेफ नहीं है। प्रीपेड और पोस्टपेड आई थिंक वो इतना सुटेबल नहीं होगा आम लोगों के लिए। आम लोग जो होती है उनके आजकल मोबाइल्स में भी जीपीएस सेटिंग होती है जिससे वो लोकेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जो ड्राइवर ने जो उसने हरकत करी है, मुझे तो लगता है उसके बाद से अब जीपीएस भी आई थिंक वो इतना सुटेबल नहीं रहेगा, या फिर उसके बारे में थोड़ा और शायद गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ऐसे वो लेडीज की और सिक्योरिटी बढ़ा सके। मुंबई मुझे काफ़ी हद तक सेफ लगता है। जब हम रिक्शा या मेट्रो कैब में ट्रैवल करते हैं, बेसिकली लाइक आई वुड ट्राई टू बी मोर अलर्ट। यह तो हो गया है कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं, बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग लेट इन द नाइट्स, बट स्टिल मुंबई सेफर देन दिल्ली। मैं खुद भी घूमती रहती हूँ तो मुझे सेफ लगता है। पब्लिक होती है, सपोर्टिव है, जितना दिल्ली में है उससे तो काफ़ी बेटर है बॉम्बे। तो ये कैब सर्विसेज जाहिर सी बात है महिलाओं के लिए एक अच्छा विकल्प होती हैं, लेकिन जिस तरह के हालात यहां पर पैदा हो गए हैं, सुरक्षा नियम जो पालन होना चाहिए उनका वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो नतीजा ये होता है कि आज यही दंश बनती हुई नजर आ रही है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं झारखंड और जम्मू कश्मीर में हुए तीसरे चरण के मतदान की। एक बार फिर से बुलेट्स को बैलेट से करारा जवाब मिला। दोनों राज्यों में तीसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हुई। झारखंड में तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर वोटिंग हुई तो जम्मू कश्मीर में 16। पिछले 2 चरणों की तरह इस बार भी वोटरों में गजब का उत्साह दिखा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड में 61% मतदान, जबकि जम्मू कश्मीर में 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तमाम आतंकी गतिविधियों के बावजूद जम्मू कश्मीर में महिलाओं ने भी बड़ी तादाद में इस वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और अब बात झारखंड के चाईबासा में फरार कैदियों की। कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाते वक्त 18 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने कैदियों को रोकने के लिए फायरिंग की, जिसमें 5 कैदियों की मौत हो गई, जबकि 13 फरार होने में कामयाब हो गए। जब कैदियों को जेल के अंदर जाने के लिए गेट खोला गया, उसी समय कैदियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और मौके का फायदा उठाकर भागने लगे। पुलिस की चेतावनी के बाद भी जब कैदी नहीं रुके तो पुलिस ने उन पर फायरिंग की, जिसमें मौके पर 5 कैदी मारे गए। जो कैदी मारे गए बताया जा रहा है वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। इस संबंध में घटना की पूरी जांच के लिए जेल जो आईजी हैं उनको कहा गया है कि वो जाके पूरी घटनाक्रम की पूरी जानकारी करें और जो किस चूक के कारण ये घटना हुई है उसमें जवाबदेही के निर्धारण करके दोषी व्यक्तियों के जो पदाधिकारी देखो जो भागने में सफल हुए हैं वो है करीब 7 या 8 और जो बाकी जो कैदी थे वो सामान्य कांडों में लिप्त थे। चलिए, तो चाईबासा जेल से ये 15 कैदी जो हैं जब उन्हें जेल में शिफ्ट किया जा रहा है तो भागने की कोशिश कर रहे थे और नतीजा ये हुआ कि इन्होंने पुलिस पर हमला बोल दिया। तुरंत जैसे ही दरवाजा खुला और भागने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने चेतावनी दी, लेकिन उसके बाद भी जब ये नहीं रुके तो फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 5 कैदियों की मौत हुई और बताया जा रहा है वो नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। जेल प्रशासन की इस पर सफाई भी आ गई है। बहरहाल आज के नेशन व्यू में इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं। हमारा वेब आईडी है www.newsnation.in और आप मोबाइल पर 24 घंटे खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।